वेलकम टू ग्लोबल गुरु क्लासेस। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। अभी तक हमने बात करी इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों स्कार्सिटी अराइज होती है, क्यों चॉइसेस होती हैं, क्या चॉइसेस होती हैं और क्या क्या उनके अंदर डिटेल है। अभी तक इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या आप इसको बहुत ज़्यादा कॉमन नेम से जानते होंगे, दैट इज पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब सिंपल भाषा में अगर आप इसके नाम को ही बाइफरगेट करें, प्रोडक्शन मींस, प्रोडक्शन क्या होता है जी? प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर एनीथिंग। ये आपका होता है प्रोडक्शन का मतलब। अब पॉसिबिलिटी कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी कर्व, कर्व यानी हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, प्रोडक्शन मतलब कि हम किसी भी चीज़ को कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी मतलब कि मैक्सिमम कैपेसिटी का प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, कर्व का मतलब उस चीज़ को ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब इसकी आप एक फॉर्मल डेफिनेशन को अगर देखते हैं तो दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफ। अभी अपन ने बात करी थी कर्व मतलब ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, किस चीज के, ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज। तो हमने क्या देखा, ये कर्व है यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। यानी कि एक इकोनॉमी जिसे प्रोड्यूस कर सकती है, कैसे, यूजिंग इट्स रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली। तो अभी हमने पहले जो बात करी थी, पहले भी यही बात करी थी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन विद इन रिसोर्सेज। अब इसमें हमें ये देखना है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है विद इन रिसोर्सेज, उसमें होना क्या है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ए बी सी डी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस के ऊपर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब इस अवेलेबल रिसोर्स से ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। अब हमें देखना है कि किस चीज़ का हम मैक्सिमम प्रोडक्शन किन चीज़ का कर सकते हैं। तो उसको जब हम किसी ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि भाई ये ए गुड है, ये बी गुड है, ये हमारे एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज को हम डालते हैं तो ए वन बनता है, तो बी ज़ीरो बनता है, ए टू बनता है तो बी थ्री बनता है। इस तरीके से आगे चल के हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहता क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें किसी भी तरीके की दो चीज़ें या ज़्यादा चीज़ों को जब हम इस कर्व में डालते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन कितना हो सकता है। इसको बहुत इजीली समझने के लिए आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको समझने से पहले फिर वही बात समझनी है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड, चॉइस, चॉइस मतलब वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, सबसे पहले हमें वो डिसाइड करना है। फिर
हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहती क्या है? चूजिंग वन मोर ऑफ वन गुड मीन्स गिविंग अप सम ऑफ द अदर। मतलब अभी मैंने यहाँ बात करी कि भाई मैं ए बनाऊंगा तो बी इतना बनेगा, बी बनाऊंगा तो ए इतना बनेगा। अब है क्या कि अगर मेरे को ए का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं बी के प्रोडक्शन कम हो जाएंगे। कहीं अगर मैं बी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं ए के प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हो गया कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट को जब बढ़ाते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो उस एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको बाकी कितने प्रोडक्शन छोड़ने पड़ रहे हैं और उससे आपको क्या लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जस्ट एन एग्जाम्पल, इमेजिन अ फार्मर इन पंजाब हु कैन ग्रो आइदर व्हीट और राइस। अब ये दो चीज़ों में से क्या उगा सकता है? या तो व्हीट उगा सकता है या राइस उगा सकता है, क्योंकि इसके पास लैंड और वाटर जो है वो दोनों लिमिटेड है। तो इफ ही ग्रोज मोर व्हीट ही मस्ट ग्रो लेस राइस। मतलब अगर वो ज़्यादा व्हीट ग्रो करता है तो राइस कम होते हैं। तो अब इन दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन शो होता है, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है कि भाई व्हीट इतना तो राइस इतना। अब व्हीट कम चाहिए तो राइस ज़्यादा हो सकता है, व्हीट ज़्यादा चाहिए तो राइस कम हो सकता है। कहने का मतलब ये कि एक गुड को छोड़ के दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने से आपको होने वाला जो लॉस है दैट इज शोन ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर कैसे और चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन से बेटर बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ आगे की बात करने चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तक आपको एक बात समझ में आया कि कर्व है क्या? एक ग्राफ है। ग्राफ पे ऑप्शन ए बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है, इनके दोनों के कॉम्बिनेशन। कि यहाँ पे मान लीजिए 10 यूनिट्स ऑफ ए है तो 2 यूनिट्स ऑफ बी है। अगर मैं बी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूँ, लेट्स से 4 यूनिट्स बी का करना चाहता हूँ, तो 10 ए का कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन जो है वो 6 पे आ जाएगा। बी का मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो इसका कॉम्बिनेशन लेट्स से 3 पे आ जाएगा। और मैक्सिमम इसको करना चाहता हूँ तो मान लीजिए 10 यूनिट्स, तो ए का कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। तो ये जो कर्व बनकर आया थोड़ा सा ऐसे नहीं होता, होने में तो कुछ इस तरीके से शो होता है। ठीक है, तो ये जब कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे आप मैक्सिमम प्रोडक्शन बी का करते हैं, ए ज़ीरो हो जाता है, ए का मैक्सिमम करते हैं, बी ज़ीरो हो जाता है। और यहाँ पे जो जो पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स को शो करना, इन सारी बातों को बताना इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का काम है कि क्या आपके रिसोर्सेज में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमने शुरू में बात करी थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अब यहाँ पे हमारे को ये देखना होगा फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किसका आउटकम ज़्यादा आ सकता है। तो उन सब चीज़ों को हम इस पे प्लॉट करके चेक करते हैं। अब होता कैसा है इसमें मूवमेंट? अब हमने ये समझ लिया कर्व क्या है, कर्व शो क्या करता है। फिर उसके बाद बात होती है कि इस कर्व में कुछ मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट का मतलब चेंजिंग द मिक्स ऑफ टू गुड्स। मतलब जो मेरे पास रिसोर्सेज है, जितनी मेरे पास लैंड है या जितना मेरे पास वाटर अवेलेबल है, उसके अंदर ये सारे अलग अलग ऑप्शंस जो हैं पॉसिबल हैं जिस मैक्सिमम प्रोडक्शन के। तो अब ए के बारे में, बी के बारे में, एक तो बात होती है कि मैं सिर्फ ए ही प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। फिर दूसरी बात होती है कि मैं सिर्फ बी प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ए के बारे में नहीं सोचूंगा। फिर तीसरी बात क्या होती है, मैं सोचता हूँ कुछ ए प्रोड्यूस कर लेता हूँ,
मान लीजिए A7 और B3, ये कॉम्बिनेशन है। या फिर मैं सोचता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन बन जाता है A4 B5। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मैं देख सकता हूँ जो बन सकते हैं। कहने का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है कि आपके अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आप मैक्सिमम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगल गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में भी बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। फिर शिफ्ट ऑफ द कर्व आउटवर्ड्स, यानी कि अब कर्व जो है वो एकदम से बाहर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाए। बाहर की तरफ जब वो ग्रो होना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। व्हेन इकोनॉमी ग्रोज, तो जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है यानी कि अभी तक मेरे पास एन जो था जिससे ये दोनों ए और बी बन रहे थे, ये अभी तक लेट से मेरे पास 50 यूनिट्स था। इकोनॉमी ग्रो कर गई, मेरे पास 30 यूनिट और आ गए, तो अभी जो मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन ए का 10 और बी का 6 कर रहा था, अब ये बढ़ के हो जाएगा ए का 15 और बी का 10। तो अब जब मेरी इकोनॉमी ही ग्रो कर गई तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी चेंज हो गया। इतनी सी बात है। फिर अच्छा, कर्व आगे बढ़ गया, क्यों? इकोनॉमी ग्रो हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है किसी दिन ये कर्व पीछे बढ़ जाए। ठीक है, पहले केस में क्या हो रहा था? केस 1 में था आपका A10 B6, मतलब ए के 10 यूनिट्स बन रहे थे, बी के 6 यूनिट बन रहे थे 1 केस में। 2 केस में जब इकोनॉमी ग्रो हो गई तो ए के बने 15 और बी के बने 10। अब केस 3 में क्या हो गया? ये वाला केस, ए का 6 हो गया और बी का 4 हो गया। मतलब ये तो है नॉर्मल कंडीशन जो आज मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे। ये है जब इकोनॉमी ग्रो हो जाती है। इकोनॉमी ग्रो होती है मतलब मेरे पास रिसोर्सेज प्लस हो गए। अब इकोनॉमी जो है उसमें लॉस लग जाता है। ज़्यादा बड़ा हो गया भाई। यहाँ था इकोनॉमी ग्रो हो जाती है, जब इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है, कम हो जाता है हमारा इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, तब क्या होता है? तब रिसोर्सेज माइनस हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पहली कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में मेरा ये प्रोडक्शन हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन में मेरा नॉर्मल कंडीशन में मेरा ये वाला प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन केस 1 A3B6। फिर उसके बाद आती है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जब मेरी इकॉनमी ग्रो हो गई, मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, तो ये वाली कंडीशन बन जाती है। ये वाली कंडीशन बन गई यानी कि रिसोर्सेज ऐड हो गए, इकॉनमी ग्रो हो गई, केस 2 हो गया। जो ए पहले 10 बन रहा था अब ए 15 बन रहा है, बी जो पहले 6 बन रहा था अब वो 10 बन रहा है। अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है साहब, इकॉनमी में कुछ बड़ी मिस हैपनिंग हो गई या कोई ऐसा कंडीशन आ गया जिसकी वजह से इकॉनमी को लॉस लग रहा है, इकॉनमी ग्रो नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो वो क्या हो, वहाँ पे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज जो हैं माइनस हो रहे हैं, इकॉनमी श्रिंक हो रही है। केस 3 क्या कह रहा है? जो ए पहले 10 बन रहा था अब ए बन रहा है 6, बी जो पहले 6 बन रहा था अब उसमें मैं बना पा रहा हूँ 4 यूनिट्स। अब कहने का मतलब इन सारी बातों से हो क्या रहा है कि सिर्फ एक ग्राफ है, वो ग्राफ बता देता है कि भाई ए प्रोडक्ट इतना बनेगा, बी प्रोडक्ट इतना बनेगा। आपको जो 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 आपके हिसाब से समझ में आए इनमें से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिएगा। अगर आपको सिर्फ ए चाहिए मैक्सिमम,
तो ए मैक्सिमम यहाँ चूज कर लीजिए, बी मैक्सिमम चाहिए, बी मैक्सिमम यहाँ चूज कर लीजिए, और इन दोनों का मिक्स चाहिए, तो वो ये इस पॉइंट पे कहीं भी आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, आगे बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो अभी हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया। सबसे पहली बात तो हम ले लेते हैं एप्पल एंड मैंगोज। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टेक्निकल हो गया, कोई बात नहीं, हम मैंगोज ले लें। तो प्रोडक्ट ए क्या कह रहा है, मैंगोज। प्रोडक्ट बी क्या कह रहा है, एप्पल्स। अब देखो, इसमें टेक्निकल मैं समझता हूँ, जहाँ पे एप्पल होते हैं वहाँ मैंगोज नहीं होते, और जहाँ मैंगोज होते हैं वहाँ एप्पल नहीं होते, और होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा साइंटिफिकली चेंज करके होते हैं, तो वो टेक्निकली खराब है, मगर समझने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। समझिए कैसा है, ये ये पॉइंट जो है, अब इसको आप समझो, इस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अभी सारे प्रोडक्शन है ज़ीरो। और बड़ा करूँ समझाने के लिए, और शिफ्ट हो जा भाई। हम्म हम्म, ये जो पॉइंट है, अभी इस पे दोनों के प्रोडक्शन, मैंगो भी ज़ीरो है और एप्पल भी ज़ीरो है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने जब रिसोर्सेज डाले तो हमने देखा कि अगर मैं एक भी मैंगो प्रोड्यूस नहीं करता हूँ, तो मेरे पास मैक्सिमम एप्पल्स, मान लेते हैं यहाँ पे 1000 का फिगर है। तो जब मैं ज़ीरो मैंगो बना रहा हूँ, तब मैं एप्पल्स बना रहा हूँ 1000 के। जब मैं एप्पल्स ज़ीरो कर रहा हूँ, तो मैंगोज मैं कर रहा हूँ, मान लेते हैं 1500। बात समझ में आई? पहला केस क्या कह रहा है, केस वन, एप्पल 1000, मैंगो ज़ीरो, तो वन था ना। केस टू, केस टू क्या कह रहा है, एप्पल ज़ीरो, मैंगो 1.5 के, 1500। या इसको और समझने के लिए हम कर देते हैं 2000, तो कर देते हैं हम, कर देते हैं हम 2 के। ठीक है, हुआ क्या, पहला केस क्या कह रहा है, मैंगो ज़ीरो एप्पल ज़ीरो। अब मैं सिर्फ मैंग एप्पल्स पे फोकस कर रहा हूँ, तो ये वाला केस है, कितना है एप्पल्स बन रहे, 1000। मैंगो कितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस समय में, ज़ीरो। फिर दूसरा केस है जब मैं सिर्फ मैंगोज पे फोकस कर रहा हूँ और एप्पल पे फोकस नहीं कर रहा, तो दूसरे केस में क्या है, मैंगोज कितने बन रहे हैं 2000, और एप्पल कितने हो रहे हैं, ज़ीरो। ठीक है, ये मेरी बेसिक कंडीशन हो गई। अब मैं देखता हूँ कि फिर मैंने मार्केट स्टडी करी कि जितने मैंगो के चाहने वाले हैं, लगभग उतने ही एप्पल्स के चाहने वाले हैं, या उल्टा बोल रहे, एप्पल चाहने वाले बहुत सारे हैं और मैंगोज को भी चाहने वाले बहुत सारे हैं, या मेरा एक्सपोर्ट जो है वो एप्पल ज़्यादा होता है, मैंगो के लिए जो हमारे इंडियन कस्टमर हैं वो इसके सबसे बड़े बायर्स हैं। तो अब भाई, एक्सपोर्ट करता हूँ तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट करता हूँ तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, और डोमेस्टिक मार्केट में अगर मैं आपको मैंगोज़ को सेल करता हूँ तो मेरा टर्नओवर ज़्यादा होता है। ठीक है,
बात क्लियर हुई? तो अब मैं कोई एकदम से किसी मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैंने मीटिंग करी कि साहब इतना बड़ा मेरा टर्नओवर है और इस टर्नओवर पे मेरे को कुछ करना है। तो वहां से एक बात निकल कर आई कि एक काम करिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक शब्द होता है, उसको करिए और एक बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन निकालिए कि आपके एक्सपोर्ट का प्रॉफिट का भी नुकसान ना हो और यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट से जो हैवी टर्नओवर आता है उससे भी हमारा नुकसान ना हो। तो क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि तो कह रहे हैं मतलब अब यहाँ पे ये आ गए केस 2 में हमने देखा और फिर उसके बाद एक केस 3 के लिए हमने बात करी। केस 3 ये कह देता है कि भाई आप है ना कुछ अच्छे ऑप्शंस देखिए जिसमें आप एप्पल्स भी प्रोड्यूस कर पाए और मैंगोज भी प्रोड्यूस कर पाए। कि एप्पल प्रोड्यूस करने से आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस बनती है, मैंगो प्रोड्यूस करने से आपकी नेशनल प्रेजेंस बनती है, नेशनल प्रेजेंस में हमारा टर्नओवर ज़्यादा होता है, इंटरनेशनल प्रेजेंस में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम अलग अलग प्रोडक्शन देखते हैं कि भाई इतना मैंगो प्रोड्यूस करें और इतना एप्पल प्रोड्यूस करें। सिंपल बात। तो अब कहने का यहाँ से सिंपल सा मतलब इतना सा है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्शन ऐसा चूज करता हूँ जो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वहाँ पे मैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स कर रहा हूँ, मतलब मैं वेस्टेज मिनिमल कर रहा हूँ और मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहा हूँ। अब कोई भी ऐसा पॉइंट इस लाइन के अंदर जो ये वाला एरिया है, अ, ये वाला एरिया जितना भी है इस एरिया के अंदर, इस लाइन के अंदर अंदर, तो वो इनएफिशिएंट यूज हो रहा है रिसोर्सेस का। क्या हो रहा है? इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स हो रहा है। दूसरी बात, फिर कोई बोल देता है कि सर एक ये पॉइंट भी तो है, ये पॉइंट जो है इम्पॉसिबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ कर पा रहा हूँ, या तो यहाँ या यहाँ या इस पूरी लाइन के ऊपर। ये मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन है। मतलब एक बीघा खेत में अगर 5 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है सीजन में, तो मैं उसको 20-25 क्विंटल तो नहीं कर सकता। हाँ, 5 का 5.5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मगर बढ़ के 20-22 क्विंटल तो नहीं हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। क्या 3 केसेस निकल कर आए इसमें से? 3 केसेस निकल कर आए। एक तो एफिशिएंट यूज़, एफिशिएंट यूज़ कहाँ है? एफिशिएंट यूज़ इस लाइन के ऊपर कहीं भी है। ठीक है? इस लाइन के अंदर अगर मैं कहीं भी आ जाता हूँ, कहीं भी कहीं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन ले लिया कि भाई इतने एप्पल, इतने मैंगो और ये जो मैंने पॉइंट ले लिया, तो ये इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स है, मतलब यहाँ मैं रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहा हूँ। इसके बियॉन्ड मैं सोचूं कि मैं उस सेम लैंड सेम रिसोर्सेज में अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ा लूँगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। दिस इज़ व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सेज। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कह रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रही है कि भाई ये वाला कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाता हूँ जहाँ पे मैं बहुत सारे एप्पल्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कंपैरेटिवली मैंगोज जो हैं कम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इस केस में होता क्या है कि आपका कॉम्बिनेशन में एप्पल्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मैंगोज का लॉस करना पड़ रहा है। तो जितने कम मैंगोज, तो कहीं ना कहीं मेरे को कोई ना कोई लॉस हो रहा है। मैंने बात करी थी कि मेरे को इंडियन मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस उतनी ही रखनी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी उतनी ही रखनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? अब अगर मैं एक प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं एक्सपोर्ट इस साल एक्सपोर्ट ज़्यादा करके और प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाह रहा हूँ, तो फिर उस केस में क्या होता है? उस केस में कहीं ना कहीं मेरा डोमेस्टिक मार्केट का तरफ फोकस जो है वो कम हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इट सेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द कर्व शोज द ट्रेड ऑफ, मतलब प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड
मीन्स प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अनदर गुड। सिंपल सी बात आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर मैं एप्पल्स का प्रोडक्शन कम करता हूँ मैंगो को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मेरे को एप्पल का लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है सेम जगह में। नाउ कम्स शिफ्टिंग एंड रोटेशन। शिफ्टिंग एंड रोटेशन इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ। सिंपल सी बात, ये आपका कर्व है, ये ओरिजिनल कर्व है कि अभी जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें मैं ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन कर सकता हूँ, इस पे होने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन इन दोनों का कर सकता हूँ। अब हो क्या रहा है, एकदम से आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। आउटवर्ड शिफ्ट मतलब अब ये कर्व यहाँ की बजाय ये कर्व चला गया साहब बाहर, ये कर्व आ गया यहाँ, ठीक है। मीन्स एप्पल का भी प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकता हूँ, मैंगो का भी प्रोडक्शन मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये केस कब हो सकता है, ये केस सिर्फ तब हो सकता है व्हेन इकोनॉमी ग्रोज, जब मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी, तब ये केस हो सकता है। उसके बाद तीसरा केस आता है। तीसरे केस में क्या होता है, तीसरे केस में मेरा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ये ओरिजिनल लाइन थी, यहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ, इकोनॉमी ग्रो हो गई तो प्रोडक्शन बढ़ गया। तीसरे केस में क्या हो गया, इकोनॉमी श्रिंक हो गई तो प्रोडक्शन घट गया। इनवर्ड शिफ्ट मतलब इकोनॉमी श्रिंक्स, रिड्यूसेस। और इसमें प्रॉपर मूवमेंट होता है, एक साथ दोनों चीज़ों का सेम मूवमेंट होगा, मतलब लगभग सेम मूवमेंट होगा दोनों एंड्स पे। ऐसा नहीं कि इस तरीके का मूवमेंट होता है तो उसका कहानी अलग है, और इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो उसका मतलब अलग है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, जब इकॉनमी ग्रो हो जाती है तो हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे टोटल आउटपुट में फ़र्क पड़ जाता है। और जब इकॉनमी श्रिंक हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ रोटेशन ऑफ पीपीसी, रोटेशन फ्रॉम वन एक्सेस मूवमेंट टू द अदर, डिक्लाइन इन प्रोड्यूसिंग वन गुड और ओनली वन एंड ऑफ द कर्व मूव्स। अब ये, अभी तक तो हमने बात करी थी शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये रोटेशन क्या कह रहा है, रोटेशन कह रहा है, रोटेशन जी कह रहे हैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन कर्व है और वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये रोटेशन क्यों होता है, ये रोटेशन आगे समझते हैं क्यों होता है। अब सबसे पहली बात, जब चेंज इन रिसोर्सेज हो गए, कि रिसोर्सेज में अगर चेंज हो गए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली आउटवर्ड शिफ्ट होगी, कॉज क्या होगा, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, मोर लेबर मिल जाए, लैंड मिल जाए, या मेरे पास कैपिटल ज़्यादा हो जाए तो अभी हमने बात करी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन, उसके बारे में बताता है। फिर हमने बात करी कि उसमें कुछ शिफ्टिंग वगैरह होती है, कि इकॉनमी ग्रो कर जाती है तो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, इकॉनमी श्रिंक हो जाती है तो वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आगे बात क्या कहते हैं, अब इसमें मेन प्रॉब्लम, मेन चीज़ आती है कि किस वजह से चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहला है चेंज इन रिसोर्सेज। अगर जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में किसी तरीके का चेंज हो जाता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, आउटवर्ड शिफ्ट का केस लें तो इसमें इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहा है। हमने बात करी थी, ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, जब ये ग्रो हो गया बाहर की तरफ मूव कर गया तो यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। रिसोर्सेज ऐड हो रहे हैं मतलब या तो मोर लेबर आ रही है, मोर कैपिटल आ रही है, या मोर टेक्नोलॉजी आ रही है आपके पास, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे आपका प्रोडक्शन और बढ़ सकता है, तो वो चीज़ हो गई। अब इफेक्ट क्या है, इकॉनमी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स ऑफ, मोर ऑफ बोथ गुड्स, मतलब दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका भी और इसका भी,
दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का ही इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल, जैसे इंडिया अगर कोई नए ऑयल रिजर्व डिस्कवर कर लेता है, या इरिगेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी हम फाइंड कर लेते हैं, या कोई नई हाइब्रिड सीड्स हम इस तरीके की फाइंड कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं या बना लेते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो हम दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा केस आता है, जब ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व घट के यहाँ आ गया है, यानी कि दोनों ही उसमें प्रोडक्शन में कमी आ गई है। तो ये केस क्या कह रहा है, इसको बोल रहे हैं हम इनवर्ड शिफ्टिंग। इसमें क्या है, लॉस ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज ऐड हो रहे थे, यहाँ पे रिसोर्सेज, सॉरी, यहाँ पे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं। तब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है कोई वॉर हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, माइग्रेशन आ जाए। जैसे अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं। पंजाब में फ्लड्स आने का मतलब क्या है, आपके यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है आने वाले टाइम में। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल इकॉनमी जो है उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दोनों ही गुड्स का कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर पंजाब में वीट अच्छा होता है, राइस अच्छा होता है, या और कोई गुड्स का प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है, तो बिकॉज ऑफ फ्लड वहाँ बहुत बुरी कंडीशन है। लैंड जो है वो पूरी पानी में डूब गई है, एक एक फ्लोर तक के लोगों के घर जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है कि आपकी पूरी फार्मलैंड ख़राब हो गई है। फार्मलैंड ख़राब हो गई है तो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो डाउन आ गया। रिसोर्सेज यानी कि लैंड आपकी ख़त्म हो गई, वहाँ पे होने वाली लेबर जो है, लोग बाग जो हैं, जो आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कम हो गए, तो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है कम आ गया। अब यहाँ बात हो रही है की पॉइंट्स, अब इसके बारे में इन सबको शॉर्ट में समराइज करते हैं। एंटायर कर्व मूव्स आउटवर्ड और इनवर्ड। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसकी ये एक लाइन है, और इसकी ये जो लाइन है ये बाहर भी जा सकती है, ये लाइन अंदर भी आ सकती है। बाहर जा रही है रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, अंदर आ रही है तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। नाउ अब इससे हो क्या रहा है, टोटल चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ गए तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो आपका दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। रिसोर्सेज कम हो गए तो दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और इससे होता क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डिक्लाइन की कंडीशन जो है वो आपको क्लियर हो जाती है। फिर सेकंड बात होती है चेंज इन टेक्नोलॉजी के बारे में, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का रोटेशन कहाँ होता है। सबसे पहला, जब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाता है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है एक गुड के लिए, मान लीजिए ए गुड था, बी गुड्स था, आपका पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके का था। फिर आपकी टेक्नोलॉजी ए गुड प्रोडक्शन के लिए अच्छी हो गई, तो आपका कुछ कर्व इस तरीके से बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा मगर सिर्फ एक गुड का। क्यों बढ़ा एक गुड का, क्योंकि एक गुड में टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट जो हुआ वो सिर्फ एक गुड के लिए हुआ। फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, कॉज तो पता पड़ गया कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया, मगर आया सिर्फ एक गुड के लिए। तो ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल शिफ्ट। कंप्लीट शिफ्ट पहले हमने देखा था, कंप्लीट शिफ्ट था क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे इंप्रूव हो रही थी कि जिससे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। मगर यहाँ पे हम पार्शियल शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें किसी एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमारी इंक्रीज हुई है। नाउ जैसे पंजाब फार्मर्स गेट बेटर व्हीट ग्रोइंग टूल्स कैन प्रोड्यूस मोर व्हीट बट राइस स्टेज द सेम। जो हमने पिछले केस में देखा था कि पंजाब के जो फार्मर हैं वो राइस और वीट को प्रोड्यूस करने में सक्षम हैं, और वो चाह रहे हैं कि भाई राइस ज़्यादा प्रोड्यूस करूं या वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करूं। फिर हमने ग्राफ पे देखा कि भाई ये पॉइंट्स है मैक्सिमम जिस पे ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो यहाँ पे एक ही बजाय क्या हो गया, एक ही बजाय यहाँ हो गया वीट, और ये हो गया आपका राइस।
ये वाली लाइन राइस हो गई, ये वाली लाइन वीट को प्रोड्यूस करने में दिखा रही है। तो मतलब टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी बढ़ी कि जिससे सिर्फ वीट का प्रोडक्शन बढ़ा। फिर रोटेशन इनवर्ड्स, वैसे ये बहुत कॉमन नहीं है क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी बैकफायर कर जाए, तो बैकफायर कर जाए तो अब उसमें क्या होगा, इसमें उल्टा सीन हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, ये वीट था, ये राइस था। अब टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गई, वीट का प्रोडक्शन डाउन हो गया और राइस का भी वहीं के वहीं है। ठीक है, या इसको आप दिखाओ, आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गई और वीट का प्रोडक्शन वहीं के वहीं है। सॉरी, वीट का प्रोडक्शन आपका डाउन हो गया और राइस का प्रोडक्शन आपका वहीं का वहीं है। बस ऐसा होने के चांसेस कम है, कोई टेक्नोलॉजिकल सेटबैक आ जाए या ऑब्सोलेसेंस हो जाए। ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे आपके बहुत सारे फ़ोन्स में एंड्रॉयड अपडेशन आता है, 2 साल बाद नहीं मिलता तो फिर वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाता है। या आईफोन में आप देखते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट आती है, जैसे अभी वाली आई है कुछ 12 GB समथिंग की। तो अब जो जितने भी पुराने फ़ोन्स हैं जैसे आईफोन 12 या 10, तो उनमें वो अपडेट्स नहीं आ रही, वो टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो गए, वो टेक्नोलॉजिकली पुराने हो गए, अब उनमें वो अपडेट आएगी भी नहीं। तो ऐसा कोई सीन हो जाए हमारे साथ, फिर इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आपका पीपीसी कर्व जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाउ की पॉइंट्स, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ एक एंड जो है कर्व का वो मूव होता है। यहाँ पे हमने देखा सिर्फ ये वाला एंड मूव हुआ, दूसरा ये अपनी जगह एज इट इज फिक्स है। और इसमें चेंज कहाँ दिखता है, चेंज दिखता है, चेंज इन चेंज इन चेंजेस इन ओनली वन सेक्टर, किसी एक ही सेक्टर में चेंज होता है, दूसरे सेक्टर में चेंज नहीं होता है। और इससे एक इफेक्ट पता पड़ता है कि इनोवेशन कितना ज़रूरी है आपके प्रोडक्शन साइकिल के अंदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसकी वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब कि आप जब एक और यूनिट बनाने के लिए किसी एक प्रोडक्ट के यूनिट का सेक्रीफाइस करते हैं तो वो सेक्रीफाइस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जनरली ये मनी के टर्म्स में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है किसी और वे में भी हो सकता है। जस्ट एन एग्जांपल, इमेजिन आपके पास 100 रुपये हैं, दो चॉइसेस हैं कि या तो आप बुक बाय कर लीजिए या मूवी वॉच कर लीजिए। अब आप अगर मूवी वॉच करते हैं तो आप ये जो बुक है जो कि शायद लाइफ टाइम तक आपके साथ रह सकती है, आपको बहुत सारे बेनिफिट दे सकती है, वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं। या फिर आपने बुक ऑप्ट कर ली तो आज जो इस लेटेस्ट मूवी को हॉल में देखने का या ओटीटी पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का जो अपॉर्चुनिटी था वो आपने मिस कर दिया और आप कहीं ना कहीं अपडेशन से रह गए। क्या भाई मेरा एंटरटेनमेंट कोशेंट कम हो जाएगा, लोग बागों में मेरे वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे बात क्या आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज क्यों होती है, इट अराइज ड्यू टू स्कार्सिटी। ये एक की फैक्टर की सेंटेंस है इकोनॉमिक्स में। अगर कोई भी ऐसा केस आपको नज़र आता है तो इस सेंटेंस को रट लीजिए, इसको 100 बार 100 बार 100 बार याद कर लीजिए। इट अराइजेज ड्यू टू स्कार्सिटी। मतलब अगर कोई भी ऐसा केस आपको नज़र आता है जहाँ पे कोई ना कोई लॉस हो रहा है या हमें चॉइसेस करनी पड़ रही हैं, तो वो सब इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज फुलफिल कर नहीं है। दूसरा, इट इज़ अबाउट ट्रेड ऑफ, मतलब एक को चूज करना पड़ेगा और एक को गिव अप करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सबसे पहली बात क्या, स्कार्सिटी से शुरुआत होती है इसकी। दूसरा स्टेज होता है इसमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, एक को चूज करना पड़ता है और एक को गिव अप करना पड़ता है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, नोइंग व्हाट यू आर सेक्रीफाइसिंग हेल्प्स मेक बेटर चॉइसेस। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल था बुक और मूवी का, तो अब मेरे लिए आज की डेट में क्या इम्पोर्टेंट है,
मूवी देखना एंटरटेनमेंट, या बुक से एंटरटेनमेंट करना, या वो बुक मेरी नॉलेज एनहेंसमेंट में कहीं ना कहीं काम आएगी। तो दोनों चीज में से जो चीज़ मेरे लिए आज की स्टेज में इम्पोर्टेंट है, मैं उसको चूज करूंगा और एक अच्छा डिसीजन मेक करूंगा। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, एक इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसकी कैलकुलेशन आपको हेल्प करती है। Then comes another concept, that is marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost, opportunity cost को एक बार फिर से समझिए कि मेरे को कोई एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए मुझे किसी ना किसी के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो जो लॉस हो रहा है मेरे लिए, एक को बढ़ाने के लिए किसी को रिड्यूस करना पड़ रहा है, तो वो रिडक्शन जो है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कॉस्ट मेरी लग रही है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है? हर बार एक गुड बनाने के लिए मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। एक गुड ए का बनाने के लिए दो गुड बी के सेक्रीफाइस करने पड़ रहे, फिर एक गुड और बढ़ाने के लिए ए का तीन गुड और मुझे सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। तो मतलब ए के दो गुड्स बढ़ाने के लिए बी के मुझे पांच गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हर बार एक यूनिट के और प्रोडक्शन के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को मैं कितना रिड्यूस करता हूं या सेक्रीफाइस करता हूं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। क्या है? अमाउंट है एक गुड का, जिसको हम क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। क्यों करते हैं सेक्रीफाइस? टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, कि एक गुड दूसरा बनाने के लिए मुझे इस करंट गुड के कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट शोज द रेट ऑफ ट्रेड ऑफ। अभी हमने पिछली स्लाइड में समझा था कि ट्रेड ऑफ क्या है। ट्रेड ऑफ मतलब एक चीज को बनाने के लिए एक चीज जो छोड़नी पड़ी, जो सेक्रीफाइस करना पड़ा, दैट इज ट्रेड ऑफ। और उस ट्रेड ऑफ की रेट जो है वो कहलाती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ की कंसेप्ट मार्जिनल। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस बात को तो आप बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिए, अच्छे से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बात आपको सब जगह काम आएगी। जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए मार्जिनल, तो उसको भाई साहब, उसका मतलब आप ये समझिएगा, मार्जिनल मीन्स वन मोर यूनिट। और ये आपको बहुत जगह दिखेगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि इकोनॉमिक्स में जितना भी पार्ट हम एग्ज़ाम में दे रहे हैं, उसमें लगभग 60% प्रैक्टिकल, 40% थ्योरी होता है। तो अगर हम इसमें थ्योरी को मिस करेंगे तो 40% पार्ट पे मिस आउट करेंगे। मगर बहुत इजी थ्योरी है, आप मेरे साथ रहिएगा, आपकी इस पूरी जर्नी में आपको 100% दिमाग में बिठाना और दिल से लिखवाना, इसकी गारंटी मेरी है। सिर्फ मैं जो जो चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, प्लीज़ एक पेन पेपर लेके इन पॉइंट्स को हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे एक स्टार बनाइए। स्टार बना के जिस भी इम्पोर्टेंट बात के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको मार्क कर लो, ये बहुत बार आती है। तो ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब आप इस मीनिंग को याद रखेंगे तो आगे आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं ना उनको क्लियर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मार्जिनल मतलब क्या है? वन मोर यूनिट। मार्जिनल मीन्स वन मोर यूनिट। marginal means one more unit. 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 अब आप उसको यहां कनेक्ट करिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल मीन्स वन मोर यूनिट। ठीक है, वन मोर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो मैं अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहा हूं उसकी कॉस्ट। तो बात समझ में आई? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल वर्ड मीन्स वन मोर यूनिट। टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, आप अभी करंट की अपॉर्चुनिटी का कितना लॉस कर रहे हैं, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल कर आया? आज का स्टार वर्ड है मार्जिनल।
ठीक है। और मार्जिनल का मतलब क्या है? वन मोर यूनिट। क्या है मतलब? वन मोर यूनिट। आज का स्टार वर्ड क्या है अपना? मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स वन मोर यूनिट। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट यू गिव अप, व्हाट यू गिव अप टू गेट समथिंग एल्स। मतलब हमने बात करी थी कि वीट है, राइस है। पहले अगर हम बात करते इक्वल इक्वल 10-10 बनते थे। अगर मुझे वीट में प्रोडक्शन बढ़ाना है, मान लीजिए 2 यूनिट का, तो इसमें से 2 यूनिट लेस करनी पड़ेगी। या इसमें 2 यूनिट बढ़ानी है तो इसमें 2 यूनिट्स लेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो माइनस वाले पॉइंट पॉइंट है ना आपके, ये आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 2 यूनिट दूसरे प्रोडक्ट के बढ़ाने के लिए मेरे को इस करंट प्रोडक्शन के 2 यूनिट माइनस करने पड़ेंगे। तो ये जो लॉस करा आपने, ये लॉसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसको आप समझ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आज का एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या कह रहा है? इम्पोर्टेंट फार्मूला साहब कह रहा है आज का इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या कह रहा है? आज का इम्पोर्टेंट फार्मूला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यूनिट ऑफ गुड्स वाई। ये वाई का मतलब वेरिएबल है, चेंजेबल है भाई। वाई का मतलब जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो है ये। सॉरी। यूनिट्स ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस्ड फॉर अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स गेन्ड। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, अगर जो हमारा रिलेटेबल एग्जाम्पल जो हमारा चल रहा था, वाई का मतलब हो गया, मान लीजिए हमने वीट सेक्रीफाइस करा टू गेन राइस। ठीक है। तो जो चीज़ हमने सेक्रीफाइस करी वो यहाँ आ गई। जो चीज़ हमने सेक्रीफाइस करी वो यहाँ आ गई। मतलब उसके नंबर, लेट से हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में लिया था कि भाई -2 वीट करते हैं तो हमारे पास +2 राइस हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/2, यानी कि अभी रेट क्या है? 1, 1:1 की रेट है कि अगर 1 यूनिट वीट का बढ़ाना है तो 1 यूनिट राइस का आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब सॉरी, वीट का कम करना पड़ेगा और राइस का बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 3 यूनिट्स ऑफ वीट और 2 यूनिट्स ऑफ राइस। तो इसी फॉर्मूले में लिखेंगे 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5 यूनिट्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस करेंगे 1 यूनिट ऑफ राइस के लिए। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ? मुझे 3 यूनिट्स ऑफ वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है टू गेन 2 यूनिट्स ऑफ राइस। तो सेम फॉर्मूला में हमने डाला यूनिट्स ऑफ गुड सेक्रीफाइस। कौन सा गुड सेक्रीफाइस करा? वीट। यूनिट कितनी थी उसकी? 3। तो 3/2 हमने गेन क्या करा? राइस। कितने यूनिट गेन करे? 2। तो 3/2 को रेशो में कैलकुलेट करा तो 2 की टेबल में 3 कितनी बार आता है? 1.5 टाइम्स। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं वो भी समझा देता हूँ कैसे होगा। 2/3, 2 की टेबल में 3 1 बार, 2 1 जा 2, बचा कितना? 1। 2 की टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता। क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। क्या आएगा? 0। 2 की टेबल में 10 आता है क्या? हाँ जी। कितनी बार आता है? 2 5 जा 10। रिमाइंडर बचा 0। तो दिस इज
योर 1.5:1। क्लियर? चलिए फिर हम बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमने अभी तक दोनों चीजें समझी। पहले समझा आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, फिर आपने समझा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इन दोनों को क्लब कर देते हैं। अब इन दोनों को क्लब करने से क्या निकल कर आता है? बहुत इजी चीज निकल कर आती है। सिंपल सी बात, कहीं आप कुछ यूनिट्स ऑफ टॉयज बना रहे थे और वहीं कंपैरिजन में आप कुछ यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर बना रहे हैं। अभी ये आइडियल केस क्या है? अगर मैं 0 कैलकुलेटर बनाता हूँ तो 100 टॉयज बनते हैं। अगर मैं 0 टॉयज बनाता हूँ तो 400 कैलकुलेटर बनते हैं। फाइन। अब हो क्या रहा है? मैंने सोचा यार कैल कुछ कैलकुलेटर कम कर देता हूँ और कुछ टॉयज मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास 400 कैलकुलेटर हो रहे थे, मैंने उसको रिड्यूस कर दिया। मैंने लिए 300 कैलकुलेटर। 300 कैलकुलेटर को जब मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे डाला तो मुझे निकल कर आया कि मैं अगर कुछ कैलकुलेटर कम करता हूँ तो कुछ टॉयज का प्रोडक्शन कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस करा ना। पहले कितने बन रहे थे? 400। अभी कितने बन रहे हैं? 300। तो इसमें सेक्रीफाइस कितने यूनिट्स का हुआ? 100 यूनिट्स का। और यहाँ पे गेन कितने यूनिट्स का हुआ? 50 यूनिट्स का। ठीक है। तो ये जो सेक्रीफाइस है दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हमने जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इस लाइन के ऊपर कोई भी स्पॉट अगर आ रहा है तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता हुआ है। मतलब इनमें से किसी भी डॉट के ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं तो दोनों तरफ से हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज यूजुअली concave on the origin. This shape shows increasing MOC. As you produce one more of the goods, you will give up one more of the another. अब मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, टॉयज़ का प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो मैंने जैसे ही टॉयज़ का प्रोडक्शन उठाया मैंने सोचा यार टॉयज़ का प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे ही मैंने टॉयज़ का प्रोडक्शन बढ़ाया बाय 25 यूनिट्स, अब यहाँ पे मैंने देखा कि इस केस में मेरे टॉयज कितने बन रहे हैं? मेरे टॉयज बन रहे हैं 200 यूनिट्स। ठीक है। अब मेरा सेक्रीफाइस ओरिजिनल से कितना हो गया? मेरा सेक्रीफाइस हो गया -200। 200 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हो गया। ओवरऑल गेन कितना हो गया? 75। ठीक है। लास्ट कंडीशन से देखते हैं तो मेरा सेक्रीफाइस कितना है? 100 यूनिट्स का। लास्ट कंडीशन से देखते हैं तो मेरा गेन कितना है? 25 यूनिट्स का। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए किसी दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या आप इसको ऐसे उल्टा भी देख सकते हैं। अगर आप उल्टा देखना चाहें तो उल्टे में समझिए। मतलब इसी कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं। इसी कंसेप्ट को दोबारा समझिए क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझना जरूरी है जिससे आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। मीन्स अभी तक मैं क्या था, 100 टॉयज बना रहा था और कैलकुलेटर बनाने का मेरे दिमाग में था भी नहीं। मेरे को 0 यूनिट बनाने थे कैलकुलेटर के। अब मैंने क्या करा? मैंने एक इम्पॉर्टेंट काम करा। मैंने सोचा यार ये कैलकुलेटर वाले धंधे में थोड़ा सा प्रॉफिट है तो कुछ यूनिट्स कैलकुलेटर बनाए जाए। तो मैंने क्या करा? कुछ टॉयज का सेक्रीफाइस करा और देखा जो अब बचे हुए रिसोर्सेज हैं उससे मैं कितने कैलकुलेटर बना पा रहा हूँ। तो मैंने लगाया कि मैं यार 25 यूनिट्स जो हैं उसका सेक्रीफाइस कर देता हूँ टॉयज़ का और बनाने जाता हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बनाए थे एक भी कैलकुलेटर। अब मैं कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ उसी रिसोर्सेज में और मैंने पाया कि मैं बना पा रहा हूँ 200 कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पे मेरा सेक्रीफाइस कितना है? 25 यूनिट्स ऑफ टॉयज़ का। गेन कितना है? 200 यूनिट्स ऑफ कैलसी कैलकुलेटर्स। ठीक है। अब फिर मेरे को लगा नहीं यार, अरे टॉय तो 25 ही कम करे और एकदम से 200 यूनिट बन गए। तो मैं देखता हूँ कि और कम करके कितना बनता है। फिर मैंने अगेन 25 यूनिट्स इसके सेक्रीफाइस करे
और इस बार ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल समथिंग अब मेरे पास कितने बनकर आए, इस बार मेरे पास सिर्फ 300 ही बने। मतलब सेकंड केस में क्या हुआ, अगेन 25 टॉयज गए माइनस में, और प्लस में इस बार कितना है, 100 कैलसी। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि पहले केस में आपने 25 टॉयज का सेक्रीफाइस किया, मतलब ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, और आपने गेन किए 200 कैलकुलेटर्स। दूसरे केस में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी फिर 25 टॉयज, मगर इस बार गेन था आपका 100 कैलकुलेटर्स का। नाउ व्हाई डज एमओसी इंक्रीज, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। मतलब हो सकता है जो मेरे पास टेक्नोलॉजी यहाँ पे टॉयज को बनाने के लिए है वो द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, मगर कैलकुलेटर क्योंकि मैं इसमें नया हूँ तो मेरी टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी बेस्ट नहीं है। तो इस वजह से हर बार क्या होगा कि इसका लॉस ज़्यादा होगा और इसका फ़ायदा थोड़ा कम होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट हों दोनों चीज़ों को बनाने में, या किसी में खपत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, या मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं हो सकती, मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम हो प्रोड्यूस करने की। एज यू शिफ्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूनिट ए टू बी, यू स्टार्ट यूजिंग लैंड लेबर बेटर सूटेड। मतलब कहने का यहाँ मतलब क्या है, ये एक एग्जाम्पल मैं मिस कर गया पीछे से। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया वीट और मस्टर्ड का राजस्थान के केस में, क्योंकि यहाँ दोनों ही चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में होती हैं। तो हमने क्या करा, वीट और मस्टर्ड के बीच में कैलकुलेशन देखी। अब देखा तो वीट का प्रोडक्शन अच्छा होता है, मस्टर्ड का और भी अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि जो और भी अच्छा है, जिसमें मेरा नाम बहुत अच्छा है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए। मगर फिर मैंने धीरे धीरे सेक्रीफाइस देखा तो वीट का सेक्रीफाइस मेरे को ज़्यादा करना पड़ रहा है मस्टर्ड के प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेज कि अब ज़रूरी नहीं है कि 2 एकर्स जो लैंड है मस्टर्ड की वो आपको 100 क्विंटल दे रही थी। ठीक है, वही सेम चीज़ वीट में हो सकता है कि 5 क्विंटल प्लस दे रही हो, 105 क्विंटल दे रही हो। तो ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है कि मेरे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो कि मैं शायद इसको 405 क्विंटल तक ले जा सकूं, क्योंकि वीट के ऊपर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और इनोवेशंस हो चुके हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन बाय ग्लोबल गुरु क्लासेस। यहाँ पे मेरा कंसेप्ट इतना सा है कि मैं आपको सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल कराऊं एंड मेक यू ऑल गुरुज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।